नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ। और आज एक बार फिर सनातन पर एक नया हंगामा, एक नया विवाद, और उठा भी उसी जगह से है जहां से लगातार इस किस्म के बयान आ रहे हैं। आगे इस पर हम बात करेंगे। पहले आपको मेहमानों से मैं मिलवा दूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं रोज की तरह। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय त्रिवेदी जी आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और प्रोफेसर संगीत रागी हमारे आज के तीसरे मेहमान हैं। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए, अब तो ऐसा लग रहा है और कहना पड़ेगा कि शायद डीएमके ने इस इंडिया अलायंस की सुपारी ले ली है। ऐसे शब्द अमूमन मैं नहीं बोलता, लेकिन एक के बाद एक तीसरा चौथा बयान अगर एक ही पार्टी की तरफ से जारी होता रहे और आपके गठबंधन के बाकी लोग जो हैं अपने आप का बचाव करते रहे, नहीं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी खास करके, तो क्या मतलब निकालें। अब ये तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, इनका नाम है के पोन मुडी अपनी पार्टी के तमाम नेताओं की तरह, जो उनकी पार्टी की लाइन है, अब तो सनातन के खिलाफ ही लाइन है ऐसा लग रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने जिसकी शुरुआत की तो बोले, लेकिन बोलते बोलते इस बार थोड़ा और आगे निकल गया और अब की बार इनके सहयोगी साथियों के लिए इन्होंने वाकई बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। और उनका भी सिर्फ यह कह करके बच निकलना कि नहीं हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, इतना आसान नहीं होगा। इस बार डीएमके के ये मंत्री ये कह गए कि ये जो इंडिया अलायंस बना है ये तो बना ही है सनातन के खिलाफ। हमारे अपने और मतभेद हो सकते हैं तमाम पार्टियों के आपस में, लेकिन इस मुद्दे पर सबकी राय एक है। अब कैसे किनारा करेंगे कोई इस बयान से? और अब तो इतना तो साफ है ना कि मुख्यमंत्री स्टालिन भी रोक तो नहीं रहे अपनी पार्टी में किसी को बयान देने से। पहले उनके बेटे का जब बयान आया था उदयनिधि का, जब उन्होंने डेंगू मलेरिया से तुलना की थी, तब शायद लगा था कि कुछ लोगों ने कहा था कि भाई इन्होंने जोश में बोल दिया, थोड़ा ज्यादा बोल गए। स्टालिन ने तब भी कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने बेटे का बचाव किया। उसके बाद ए राजा बोले, उनकी पार्टी के सीनियर लीडर बोले, तो वहां कोई ऐसी भी बात नहीं थी कि अनुभवहीनता की कमी हो। उनका भी बचाव, उनको भी उनकी पार्टी ने नहीं रोका। स्टालिन कुछ नहीं बोले। अब ये उनके कैबिनेट मंत्री, तीसरे कैबिनेट मंत्री बोले और इस बार ये कह रहे हैं कि हमारा तो अलायंस ही सनातन के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो पोन मुडी की बात आप पहले सुनिए। अब जाहिर है बीजेपी के तो भाग से चीखा फूटा है ये, वो कैसे इसको जाने देगी। कोई भी और पार्टी अगर होगी इसको तो कैसे जाने देगी इस मुद्दे को। उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। पहले के पोन मुडी की बात। எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்களெல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இந்த சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் நாம் இன்னெல்லாம் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியல்ல நாம வெற்றி பெற்று அங்க உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खरगे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? उद्धव ठाकरे तो कमाल हो गए साहब। मैं ये सारा इस संदेहास्पद परिस्थिति आपको बता रहा हूं जो इस विश्लेषण को कंफर्म करती है कि सनातन विरोध तथाकथित घमंडिया अलायंस का संकल्प है। देखिए, अब ये पॉलिटिक्स भी है तो आखिर कैसी पॉलिटिक्स है, इस पर हम लोग बात करेंगे। हर्षवर्धन जी, एक फ्रेज इस्तेमाल किया रविशंकर प्रसाद जी ने आज कि कैट इज आउट ऑफ द बैग। अब अगर डीएमके का मंत्री कह रहा है हमारा अलायंस बना ही सनातन विरोध के लिए है और हमारे 100 मतभेद और होंगे, लेकिन इस पर हमारा कोई मतभेद नहीं है, इस पर सब लोग एक राय हैं, तो क्या मतलब है इसका? नहीं, मुझे लगता है कि जाने अनजाने जो कुछ कहा जा रहा है वो वही कहा जा रहा है जिसको लेकर इस देश के लोगों के मन में आशंका तो थी। अब उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं,
लेकिन जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं तो ये सारी वो पार्टियां हैं जो अलग अलग समय पर हिंदू विरोध के या तो आंदोलन चलाती रही हैं, सनातन को लेकर बहुत ही स्तरहीन टिप्पणियां करती रही हैं, इस देश में हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र राम मंदिर का विरोध करती रही हैं। वो भले ही कोई सीधे हर जगह जाके न कहे, लेकिन जब से ये शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, यानी जब से राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ स्वतंत्रता के तुरंत बाद वाला, उसके पहले वाला छोड़ दीजिए, तब से लेकर आज तक वो उसका विरोध करती रही। वो इस बात पर नाराजगी जताती रही कि कोई प्रधानमंत्री भला कैसे किसी हिंदू कार्यक्रम में जा सकता है। वो इस बात पर खुश होती रही कि नेहरू जी, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को मना कर दिया था कि आप सोमनाथ के जो जीर्णोद्धार कार्यक्रम है, पुनरुद्धार कार्यक्रम है, उसमें मत जाइए। मतलब जो सेकुलरिज्म का खांचा था वो अगर हम ध्यान से देखें तो एंटी सनातन शुरू से था। अब ये चर्चा लोगों के मन में रहती थी, आपको भेजना है चादर तो वो आपका अच्छा वाला, एक बढ़िया वाला नेता है, भाई सबकी चिंता करता है, सबके लिए सोचता है, ये वाला सेकुलरिज्म है। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं मंदिर बन रहा है, हिंदुओं की आस्था है, हम उसमें गए, या कोई प्रधानमंत्री नवरात्रि का व्रत रहेगा या कोई इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में जाएगा, तो अब अगर उदयनिधि स्टालिन, अब अगर प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे और अब ये मंत्री जी ये साफ साफ कह रहे हैं, तो लोगों की वो जो आशंका थी, जिसको सोचते थे कि अरे नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं, कांग्रेस में भी बहुत नेता हैं जो मंदिर जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो ये सब कहते हैं, अब उनको लगे कि नहीं नहीं वो आशंका जो थी वो सच थी, अब उस तरफ जाता हुआ। मेरा सवाल तो यह है कि इनको कोई रोक क्यों नहीं रहा है या रोकना चाह नहीं रहा है। भाई स्टालिन ने नहीं रोका अपने बेटे को, उन्होंने दोबारा वही स्टेटमेंट दिया। जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या स्टालिन साहब से नहीं बात करते होंगे? नहीं, इतने बयान आए और कांग्रेस पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजबूर होकर के कहना पड़ा कि हम इस बयान के साथ नहीं है। हालांकि इन शब्दों में नहीं कहा गया वो भी, फिर ये स्टेटमेंट आना, अब इससे तो कोई मतलब निकालेगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने इस मुद्दे पर हम लोग पहले भी एक बार चर्चा कर रहे थे और मैंने कहा था कि इस इंडिया गठबंधन में जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें लगभग एक कार्य विभाजन हो चुका है और ये 2024 से के चुनाव को दृष्टि में रखते हुए किया गया है। देखिए, उसका हिस्सा ये है कि जितना आप ब्राह्मणवाद, हिंदुत्व को गाली देंगे, उतना ही एक तबका जो है, जो कांग्रेस पार्टी से वोट खिसक गया है, वो तबका इनके साथ खड़ा होगा। दूसरी बात जो हर्षवर्धन जी ने कहा था कि जितनी पार्टियां हैं वो एक न एक समय या आज भी वो हिंदू विरोधी मानसिकता और साथ ही साथ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के साथ जिंदा रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक समय चंद्रबाबू नायडू भी यही राजनीति कर रहे थे। ये जितनी पार्टियां हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण साथ साथ। सवाल ये उठता है कि क्या ये पार्टियां जो सारी हैं वो भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती हैं? यदि सनातन को खत्म करेंगे तो दो मूल धाराएं बचती हैं, एक तो है इस्लाम की धारा, और जिसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि भारत विभाजन के पश्चात भारत का आंशिक इस्लामीकरण चलता रहा और भारत एक आंशिक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर ही खड़ा रहा। जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे, मैं उसमें एक हिस्सा जोड़ देना चाहता हूँ कि पंडित नेहरू ने सरदार पटेल की मृत्यु के पश्चात जी जो भारत की सांस्कृतिक धारा थी कांग्रेस के अंदर, उसको एक एक करके खत्म कर दिया, उसको उनको पार्टी से बाहर ही जाना चाहा, चाहे वो पुरुषोत्तम दास टंडन हो या बाकी सारे लोग। और जिस नेहरूवियन सेकुलरिज्म का को ये आधारशिला भारत के रखी, वह मूलतः हिंदू विरोध पर खड़ा था। सर, चुनाव तो इनको लड़ना है ना, लेकिन चुनाव तो केवल मुसलमान के वोट से नहीं जीतने वाली, तो कांग्रेस पार्टी भी जानती है। नहीं, ये बात फिर ये बयान क्यों आ रहे हैं बार-बार? देखिए, 2019 से पहले आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में बहुत सुना होगा। उसका मूल वो एजेंसी जो हायर की थी, हाँ, नहीं, वो एक रिपोर्ट थी बेसिकली। और मैं आपको बताऊं कि उसका मूल ये था कि भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी तो यही काम करती रही है। कांग्रेस पार्टी 2080 की पॉलिटिक्स करती थी और 2080 के पॉलिटिक्स में उसका था कि 20% को तो कंसोलिडेट करो,
ये 80% तो जातियों के आधार पर विभाजित है। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर मूवमेंट के बाद इस नैरेटिव को बदल दिया। उसने कहा ठीक है, तुम 20% की राजनीति करो, हम 80% की राजनीति करते हैं। उस नैरेटिव को नरेंद्र मोदी जी ने बदला और कहा सबका साथ सबका विकास, हमको पूरे 100% की राजनीति करनी है, लेकिन जो 20% की जो मुस्लिम तुष्टीकरण है हम वो नहीं होने देंगे। अब ये सारे बयान केवल उस 20% के लिए हैं? देखिए, इसके अतिरिक्त तो और कांग्रेस कोई जैसी पार्टी ऐसे बात करेगी, इसमें तो डीएम के सहयोगी है खैर उनकी, लेकिन अलायंस में से बार बार ऐसी बातें निकलेंगी, कोई उसको रोकने वाला नहीं, कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं। एक चीज देखिए, कांग्रेस के बारे में कहा जाता था अम्ब्रेला पार्टी है। 67 में आया था कांग्रेस सिस्टम, रजनी कोठारी ने उसका पूरा विश्लेषण करके भारत की राजनीतिक पार्टियों का, तो उनका वोट बैंक क्या था? अम्ब्रेला में कौन कौन लोग थे? ये जो दलित हैं, मुस्लिम हैं, सारे जितने आइडियोलॉजिकल सेक्शन से सारे उसके हिस्से होते थे। कांग्रेस से जैसे ही मुस्लिम तबका छिटका, खासकर से जनता पार्टी के रेजिम के बाद जनता पार्टी जब आई, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस का पूरा जनाधार ही खत्म खिसक गया और ये क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से विजय जी, लेकिन ओबीसी चली गई, एससी चली गई कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब तो डेलिब्रेट है ऐसा लग, अब वरना एक आवाज होती है किसी भी पार्टी की टॉप लीडरशिप से, सब चुप बैठ जाते हैं। सौरभ जी, जिस दिन हम ये पहले जब स्टालिन साहब ने भी बोला था, उदयनिधि ने, उस दिन भी इस पर चर्चा हुई थी, क्योंकि डेलिब्रेट मतलब ये अनजाने वाला है ही नहीं। इसलिए रविशंकर जी ने जब कहा कि हिडन एजेंडा है, तो मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। हिडन एजेंडा है ही नहीं, ये तो साफ है उनका एजेंडा। हिडन कहाँ है? वो तो बार बार इस बात पर, क्या है? एजेंडा है ये उनका, और बार बार इस बात पर वो जोर दे रहे हैं। तमिलनाडु में मेरी बात हुई बहुत सारे लोगों से, क्योंकि तमिलनाडु में बड़ी हिंदू आबादी भी है और सबसे ज़्यादा मंदिर देश के तमिलनाडु में 75,000 मंदिर है और बड़े विशाल महूबे मंदिर। तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडियंस उनके सनातन को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं, जबकि वो जाति के आधार पर बात करते हैं और वो अपर कास्ट के खिलाफ है। ठीक है, और इसलिए कितना नुकसान होगा, क्योंकि ये उदयनिधि का या स्टालिन का या डीएमके का कोई नुकसान नहीं हो रहा, जिसकी हम लोग बार बार चिंता कर रहे हैं कि हिंदू छिटक जाएगा कि नहीं छिटकेगा, वो उनकी चिंता ही नहीं है। ये चिंता जो उत्तर भारतीय पार्टियां हैं या जो डीएमके के साथ जुड़ी हुई हैं लेकिन दूर रहती हैं, क्या करती हैं। और एक महत्वपूर्ण फर्क है, जो आप कहते हैं कि हिंदू विरोधी राजनीति वो हमेशा करते रहे, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कांग्रेस और जो तमाम पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा, उन्हें हिंदू या सनातन जो धर्म के जो लोग मानने वाले हैं उन पर भरोसा नहीं रहा। जो 20% आबादी थी उन पर उनको पूरा भरोसा था कि भाई ये हमारे साथ है। ये एक जो भरोसे की कमी थी, ट्रस्ट डेफिसिट, वो आज भी बना हुआ है। इसलिए वो कभी कभी ट्रस्ट डेफिसिट में उसको साथ लाने के लिए कभी जनेऊ भी पहन लेते हैं, कभी वाराणसी में गंगा यात्रा भी कर लेते हैं, कभी मंदिर भी चले जाते हैं, कभी महाकाल भी चले जाते हैं कि वो आ जाएं, थोड़ा बहुत 20% आ जाएं। फिर कभी वहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश में बजरंगबली का मंदिर भी बना लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है राम वनगमन भी करती है। ममता बनर्जी जो मुस्लिम्स की या माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स कर रही, वो सबसे पहले अलग हुई इस विवाद से, क्योंकि उनको समझ, जो आपने सवाल किया ना कि क्या हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, उस वोट के बिना तो चलेगा नहीं ना, केवल 20% से चलेगा नहीं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने उस राजनीति को, जो हम पहले करते थे कि 30% वोट से सरकारें बन जाएगी, वो 50% वोट पर चल रहे हैं। 224 एमपी 50% वोट पर चल रहे हैं उनकी जीत। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उस पॉलिटिक्स को अब दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। अब उस समय चल रही थी वो 70 में 80 में चल रही थी कि 30% वोट से आप चला रहे हैं, 20% वोट मुस्लिम्स का और दूसरा है और 15% वोट हिंदुओं का मिल गया तो आपने चला लिया। लेकिन जब पार्टी 50% पर आकर 224 एमपी जीत रही हो तो ये पॉलिटिक्स वैसे भी नहीं चलने वाली है। और हिंदू अब ये क्या पॉलिटिक्स है? खैर अब ये तो एक बहुत इंडिया अलायंस वाले समझें और बताएं। एक आंकड़ा लेकिन मैं जोड़ देना चाहता हूं, 1976 के बाद तमिलनाडु की मंदिरों से 4 लाख किलो सोना सरकार ने छीना है। ये मद्रास हाईकोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें हम लोगों ने PIL फाइल किया था मद्रास हाईकोर्ट में और हम जीत करके आए हैं वहां से। 4 लाख किलो सोना जो है वो तमिलनाडु के मंदिरों से छीना है। 40,000 मंदिर आज के दिन में वहां पूजा अर्चना लगभग नहीं हो रही है, वहां कोई पुजारी नहीं रहा है। वहां के पुजारी में जो ट्रस्ट बनाया जा रहा है वहां भी वे रिजर्वेशन सिस्टम टाइप का किया जा रहा है। वहां पर एक अर्चक हुआ करता था जिसमें योग्यता होती थी उसी के अनुसार। तो सनातन को नष्ट करने का अभियान
तमिलनाडु में वास्तविक है। चलिए सर, इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अब इस पर और बात करते हैं, लेकिन और बहुत सारे विषय, अगली खबर पर हम बढ़ते हैं। अब देखिए, G20 कामयाबी के साथ पूरा हो गया। अब फिर से एक बार चर्चा होने लगी देश के अंदर। अब विशेष सत्र आ रहा है 18 तारीख से 22 तारीख तक संसद का। फिर ये बात सवाल कि उसमें क्या होगा खास। अब घूम फिरकर बात एक दो चीजों के इर्द गिर्द लेकिन सिमट गई है। पहले तो ये इंडिया भारत वाला जो विवाद चला था उसको लेकर के अभी भी सुगबुगाहट है, और अब ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि अगर ये सरकार वाकई में देश के नाम में इंडिया हटाने वाला, केवल भारत रख लेने वाला कोई, मान लीजिए कोई प्रस्ताव लेकर के आती है जिसके लिए कोई कानून भी लाना पड़े या संविधान संशोधन भी करना पड़े, खबर यह है कि अब विपक्ष इस पर ऐतराज नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी हो और तमाम बड़ी पार्टियां हो, उन्होंने ये मन बनाया कि हमें इस भारत के खिलाफ खड़ा होकर के दिख के कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए इस पर कोई ऐतराज नहीं किया जाएगा। अगर सरकार ऐसा कुछ मन बना रही है, ऐसा कोई कानून लाने का, तो उसे किसी विपक्ष की तरफ से कहीं कोई विरोध सहन नहीं करना पड़ेगा। ये बात हो सकती है कि भाई इसमें कितना दम है, लेकिन विपक्ष ने भी इस बात को समझ लिया कि इसके आड़े खड़े होकर के हमें कुछ हासिल नहीं है। नहीं, भारत के खिलाफ खड़ा होना तो मुश्किल काम है ना, ये उनको समझ में आ गया। इसलिए आपने देखा अभी तक तो इंडिया, लेकिन वो कह रहे थे कि इंडिया के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने स्टैंड में थोड़ा सा बदलाव किया था, थोड़ा सा ट्विस्ट और टिल्ट किया था कि नहीं, हमें भारत को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। अभी तक इस बात पर आ रहे थे। अब जब उन्हें समझ में आ गया, मान लीजिए संविधान में भारत का ही बदल दिया गया, तो भारत के खिलाफ खड़ा होना ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। नहीं, वो ये तो कहेंगे कि ये बीजेपी राजनीति कर रही है इस पर, लेकिन उसके खिलाफ कम से कम खड़े नहीं होंगे। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये खबर भर आई, एक चिट्ठी आ गई, न्योते वाली चिट्ठी थी, और उसमें आया प्रेसिडेंट ऑफ भारत और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, जैसे विपक्ष ने प्रतिक्रिया दी है तो देश को ये अच्छा तो नहीं लगा। आप सामान्य किसी से बात कर लीजिए चाय पान की दुकान पे, तो उनको ये लगा कि अरे इसका भी कोई विरोध कर सकता है क्या। हो सकता है कि उसके बाद कोर्स करेक्शन हो रहा हो सकता है कि उसके बाद ये कहा गया हो कि अरे नहीं ठीक है भाई, हम इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में तो है, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके मन में, आप उनके चर्चा में उनके देखिए, उनके जो नेता बोलते हैं, प्रवक्ता बोलते हैं, तो वो इसी तरह से बोलते हैं कि इंडिया दैट इज भारत तो है ही है, तो ये बदलने की कोशिश क्यों है। अगर जिसके मन में, जिसको कहते हैं कि एक रंच मात्र भी ये आए कि ये बदल रहा है, इसका मतलब कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। अब हो सकता है कि एक सामने दिखने के तौर पर वो इससे बचे, लेकिन इसका उनको कोई लाभ होगा इस कोर्स करेक्शन का, ये बड़ा सवाल है। लाभ होगा या नहीं होगा, या जो नुकसान होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब इसी को लेकर ये कयासबाजी में अब एक और शिगुफा छोड़ा है कांग्रेस पार्टी के एक नेता नाना पटोले, बल्कि उनके महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो 18 तारीख से सत्र बुलाया जाने वाला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ छोटे राज्य बनाएगी। उन्होंने विदर्भ का नाम लिया कि विदर्भ राज्य क्रिएट किया जाएगा। महाराष्ट्र में विदर्भ को लेकर के एक अलग किस्म की राजनीति चलती है, अलग राज्य की मांग करने वाले लोग भी हैं वहां पर, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश है और मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। अब ये एक ऐसी बात है जिस पर रिएक्शन आ सकता है। मतलब ये खिलवाड़ वाली बात नहीं है कि आप बस कह दें और निकल जाएं, और अगर कोई उनके प्रदेश स्तर के अध्यक्ष के स्तर का कोई नेता कह रहा है तो इतना हल्का भी, छोटा भी आदमी नहीं कह रहा है इस बात को। देखिए, बहुत लंबे समय से ये चर्चा भी होती रही, मांग होती रही कि जैसे आप देश की राजधानी को, जो पॉलिटिकल कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, उसको आप केंद्र शासित प्रदेश मानते हैं, वैसे ही चूंकि दुनिया भर के बड़े, एक तरह से कहें कि आप दिल्ली के बाद कहीं और किसी का एक कोई ऑफिस है, किसी राजनयिक का एक कोई दफ्तर है, तो वो मुंबई में है। पासपोर्ट के लिहाज से अब हम देश भर में इसको देखते हैं, लेकिन एक समय में 2 ही ठिकाने हुआ करते थे, दिल्ली मुंबई, फिर 4 मेट्रो में हो गया। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल होने के नाते कई बार ये कहा जाता है कि इसको सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि जो मुंबई को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब सवाल यह है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी जो अब मेट्रो दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जो कोस्टल रोड बना रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके शासन में मुंबई की शक्ल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर बदलने की कोशिश हुई, सिर्फ बांद्रा वर्ली सी लिंक नहीं, जो नितिन गडकरी की आज की छवि है वो वहीं से फ्लाईओवर मैन की आई, क्या वो ऐसा कुछ अभी सोचकर करने की इच्छा रखती है? क्योंकि बीएमसी के इलेक्शन टले हैं, वो भी एक वजह है। तो ऐसी चीजें जब आती हैं तो अफवाह को थोड़ा सा दम तो मिलता है। अब वो करेगी सरकार इस विशेष सत्र में, ये थोड़ा सा मुझे नहीं लगता उसके करने के लिए। आप ये तो अपने विरोधियों के हाथ में एक मुद्दा देने जैसा भी हो जाएगा।
विजय जी। बिल्कुल, अभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का प्रस्ताव अभी है। लेकिन विदर्भ की बात मैं बताऊं आपको कि विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग तो लंबे समय से चलती रही है। और हिंदुस्तान में अभी पिछले दिनों में कितने छोटे राज्य बने, चाहे वो तेलंगाना का बना हो, उत्तराखंड बना हो, झारखंड बना हो, छत्तीसगढ़ बना हो, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले रहे और वो सरकारें, वहाँ के इलाके के लोग लगातार मांग करते रहे। और इसका एक फायदा भी हुआ है, कुछ फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ। जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। तो विदर्भ को राज्य बनाना, महाराष्ट्र भी एक बहुत बड़ा राज्य है, तो वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर विदर्भ को अलग से राज्य, क्योंकि विदर्भ में बहुत सारी परेशानियां अब ये मालूम नहीं ना हमारे यहाँ पार्टियों का जो है वो सब नेशनलिज्म कब जाग जाता है। और वो ठीक है, लेकिन वो विदर्भ और वो महाराष्ट्र विधानसभा उसको प्रस्ताव को पारित करेगी, उस पर बात होगी, तब आगे बढ़कर बात चलेगी। लेकिन मुंबई को अलग से यूटी बनाने की बात अभी मुझे जानकारी में नहीं है कि क्या हो रहा है, और सरकार तुरंत ऐसा कर लेगी ऐसा नहीं है। लेकिन जो चर्चा हो रही है कि भाई ठीक है, आर्थिक राजधानी को भी अलग से देखा जाए, लेकिन अभी तो हम दिल्ली में ही जो राजधानी बना रखी उसी से निपट रहे हैं कि वहाँ की राजधानी को यूटी के तौर पर देखने दूसरा में पूर्ण राज्य दिक्कत ये है कि ये सरकार क्या करेगी ये तो नहीं बता रही, क्या नहीं करेगी वो भी नहीं बता रही ना, इसीलिए मुद्दे एक तो के ऊपर एक जुड़ते जा रहे हैं। क्या नहीं करेगी ये कैसे बताया जा सकता है कि मैं ये नहीं करना चाहता है? कोई भी इतने सरकार सारे ये मुद्दे बता हवा में सकती है। चल रहे हैं कि इस पर बहस वन सौरभ जी, नेशन, आप वन बड़े इलेक्शन। एंकर हैं, आप कुछ भी बोल दीजिए कि सरकार ये कर रही है, तो अब सरकार ये हमको तो बताए नेता आगे बोल जाता है कि आप काइट फ्लाइंग कर रहे हैं। हाँ। अब नेताजी ने ये मुंबई वाली बात उछाल दी, हम थोड़ी उनको बोल सकते हैं आप काइट हाँ, फ्लाइंग नहीं कर तो रहे वो हैं। ठीक है ना, वो बोल रहे हैं। सरकार ने कहा क्या, सरकार ये कहे तो हम इस पर बहस कर सकते हैं कि नहीं, ये- लेकिन- और सरकार हर दिन यही सफाई दे रहे हैं। ऐसे करें, सरकार की तरफ से त्रिपाठी जी की सरकार में बहुत पहचान है, एक डिपार्टमेंट बनवाते हैं जो रोज ये कहे कि आज ये काम नहीं करने वाली है सरकार। नहीं, देखिए विजय जी ने इसकी- जो अभी इसकी कहा, सफाई- सर एक मिनट, इसकी एक मिनट, सफाई एक तो सर, त्रिपाठी जी एक- ही एक दे मिनट, सकते हैं। सर जो विजय जी ने कहा, मैं इनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकार का सम्मान करता हूं। इनकी इच्छा थी, इन्होंने कह दिया और उसका मैं सम्मान करता नहीं, हूं। आपको लेकिन उसके गौरवान्वित- आगे की बात है, आपको गौरवान्वित उसके महसूस होना उसके चाहिए आगे कि की बात सरकार में है आपकी पैठ है। कि इस देश में सचमुच लोग इतनी चर्चा करते हैं, इतने मुद्दे हैं जो बैकलॉग में पड़े हुए हैं। आप अगर ध्यान से देखिए, हम लोग एक दूसरी तरह से देखते हैं कि सरकार चौंकाएगी, ये तो नरेंद्र मोदी करते रहते हैं, लेकिन इतने मुद्दे बैकलॉग हैं, इतने मुद्दों को इस देश की सरकारों ने बैक बर्नर पर रखा कि करेंगे नहीं करेंगे, टाल देंगे। ये चिंता की बात है। यानी 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद आज एक 5 दिन का विशेष सत्र है, तो हम अगर मुद्दे गिनाना शुरू करें तो अभी थक जाएंगे। इतनी लंबी फेहरिस्त है। क्या इतना बड़ा लोकतंत्र जो आज डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बन रहा है, इतने मुद्दों एक को short टालने comment। की स्थिति में है? अब तो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ये 5 दिन छोड़िए, अभी अगर ये तीसरा टर्म मोदी जी को मिल गया, असली काम तो उसके बाद होने, अब जाने वो और कौन से असली काम है। नहीं, ऐसा कहने वाले वो मान करके चलते हैं कि अभी हिंदू राष्ट्र घोषित करना बाकी है। वो कहने वाले ये हैं कि असली मुद्दा है, और ये विपक्ष भी कहती है। अच्छा है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहते हैं और जो विपक्ष में कहते हैं, दोनों की राय एक ही जगह आकर के मिलती है। बहरहाल जो एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा था कि क्या वुमेन रिजर्वेशन बिल आ सकता है क्या इस संसद में, और मुझे लगता है कि उसकी संभावना भी मुझे कम दिख रही है, क्योंकि उसमें जो इलेक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका जो रोस्टर होगा उसमें भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और क्या इतनी जल्दी इलेक्शन कमीशन करने के लिए तैयार होगी? 2024 से ऑलमोस्ट आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी हो चुकी है। तो इतना तो सबों को पता है कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन ये पता तो मैं भी बहुत दिनों से, जैसे आप ढूंढ रहे हैं, हम सारे लोग नहीं, आज चलिए ठीक है। आज अभी जो है ना, वो शाम को जब वो आईपैड पे लेके पहुंचेंगे पीएमओ के सेक्रेटरी, तो मोदी जी कहेंगे ये वाला मुद्दा कट कर दो, अब ये वाला बचा है, इस पे 3 दिन बाद तय करेंगे। ऐसे होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।